अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर जुल्फ़िकार आपके लिए मैं इस वक्त दूसरी ईसीजी की वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और ये वीडियो बेसिकली होगी हमारे ईसीजी के जो इंटरप्रिटेशन करने के बारे में और उसको रिपोर्ट कैसे किया जाता है। तीसरी वीडियो में हम रिपोर्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे और मुझे उम्मीद है आपने पहली वीडियो देख ली होगी और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की समझ आ गई होगी। अगर अभी तक आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बेसिक्स हैं जो ईसीजी के बारे में, जो आपको ईसीजी समझने में मदद देंगे। और बहुत सी टर्मिनोलॉजी मैं जो यहाँ यूज़ करूँगा वो आप समझ सकेंगे कि वो कैसे, उनका ईसीजी से क्या ताल्लुक़ है। तो शुरू करते हैं जी। ईसीजी का डॉक्टर्स की लाइफ में बहुत अमल दखल है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है। रोज़ाना की बुनियाद पर डॉक्टर्स का वास्ता ईसीजी से पड़ता रहता है। बाज़ दफ़ा ईसीजी कराई जाती है वाकई कोई कार्डिक प्रॉब्लम हो, या टू रूल आउट कार्डिक प्रॉब्लम के हार्ट का मसला तो नहीं है कहीं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो इमरजेंसी में होते हैं ईसीजी कराते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि शो टू कार्डियोलॉजिस्ट। तो वाई नॉट इंटरप्रेट इट योर सेल्फ, और ख़ुद आप देखें और उसको रिपोर्ट करें। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईसीजी की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईसीजी पढ़ाना और ईसीजी पढ़ना ज़रा ड्राई सब्जेक्ट है। तो थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट से हट के आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, और वो ये है कि व्हाट इज़ डबल ब्लाइंड स्टडी। डबल ब्लाइंड स्टडी क्या होती है? तो इसका मेरी तरफ से आपको जवाब है कि ये टू ऑर्थोपेडिक सर्जन्स लुकिंग एट एन ईसीजी और टू सर्जन्स लुकिंग एट एन ईसीजी इज़ अ डबल ब्लाइंड स्टडी। मुझे उम्मीद है मेरे सर्जन दोस्त और कोलीग्स इससे बुरा नहीं मनाएंगे, क्योंकि इट वाज जस्ट इन अ लाइटर मोड। और लेट्स मूव ऑन टू द ईसीजी लेक्चर। ईसीजी रिपोर्टिंग के 5 अहम स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप है रेट, कि हार्ट रेट क्या चल रहा है। दूसरा अहम स्टेप है रिदम, कि हार्ट का रिदम में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। और तीसरा है एक्सिस ऑफ द हार्ट, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे एक्सिस वाले सेक्शन में। फिर है हाइपरट्रॉफी ऑफ द चैम्बर्स, कि कोई चैम्बर हाइपरट्रॉफी तो नहीं है और इस्कीमिया की या कोई इन्फेक्शन की चेंज तो नहीं है। इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है जो है राही। आप इसको राही के बजाय राही कर लें ताकि डबल आर आ जाए आपको। जब आपके सामने एक ईसीजी पड़ी हो तो उसको फ़ौरन रिपोर्ट ना करें, और रिपोर्ट करने से पहले 5-6 स्टेप्स हैं जो ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये आपको बहुत एम्बेरसमेंट से बचा सकते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा 1 साल या 2 साल पुरानी ईसीजी आपके सामने पड़ी होती है और वो जो है उसमें एक्सटेंसिव हार्ट अटैक हुआ होता है, एमआई हुआ होता है, और आप एकदम एक एमरजेंसी डिक्लेयर करके पेशेंट को सीसीयू में दाखिल कर सकते हैं और बाद में ये एम्बैरसिंग सिचुएशन हो सकती है। तो इसमें सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि आप डेट एंड टाइम ज़रूर चेक किया करें कि ईसीजी कब की है और कब हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही शख्स की ईसीजी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा मरीज़ कोई और होता है और आपके सामने ईसीजी किसी और की पड़ी होती है और आप उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ये भी एक ख़तरनाक चीज़ होती है, जो कि मरीज़ के लिए और जिसकी ईसीजी हुई है उसके लिए भी ख़तरनाक हो सकती है। तीसरा पॉइंट जो आपको एम्बैरसमेंट से बचा सकता है, वो ज़रूर देखें कि पेशेंट की एज क्या है और सेक्स क्या है। एज में इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब आप किसी बच्चे की ईसीजी देख रहे हो 12-13 साल की, 10-11-12 साल की उम्र के बच्चों की, तो उसमें अभी तक जो पीडियाट्रिक चेंजेस हैं वो नॉर्मलाइज नहीं हुई होती, जिनमें से कॉमन चेंजेस जो होती हैं कि राइट वेंट्रिकुलर स्टेन वगैरह का पैटर्न आता है, टी वेव इन्वर्जन आ जाती हैं राइट साइड लीड में, क्योंकि जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जो फीटल सर्कुलेशन होती है वो राइट वेंट्रिकल काम कर रहा होता है, तो वो जो काफ़ी अर्से तक वो चेंजेस चलती रहती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ जेंडर, और इसमें आप देखें आगे लिखा हुआ ACS आया। जेंडर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बाज़ दफ़ा किसी फ़ीमेल की ईसीजी आपके सामने पड़ी हुई है और उसकी सारी लीड्स में टी इन्वर्जन्स आ रही हैं। तो हमारे जब हाउस जॉब के ज़माने में एक आया थी जो ईसीजी करती थी, तो उसका नाम हमने ACS आया रखा हुआ था, कि उसकी सारी ईसीजीज़ में एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम आता था। उसकी वजह ये होती थी कि वो जब भी ईसीजी करती थी तो लीडें जब लगाती थी तो
ब्रेस्ट टिश्यू की वजह से लीडें वो बहुत नीचे लगा देती थी और वो टीन वर्जन आती थी जो आर्टिफैक्ट्स होते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो एम्बेरसमेंट से आपको बचा सकता है, वो है स्टैंडर्डाइजेशन ज़रूर चेक करें। एक स्टैंडर्डाइजेशन वेव आती है जो हर ईसीजी में होती है। उसका मकसद ये होता है कि पेपर स्पीड और इलेक्ट्रो वोल्टेज की स्ट्रेंथ और एम्पलीट्यूड वगैरह आपको पता चल सकता है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन में। तो ये भी एक आपके लिए एम्बेरसिंग होता है कि अगर पेपर स्पीड बहुत तेज़ है तो हार्ट रेट बहुत स्लो हुआ होता है तो आप उसको एकदम फ़ौरन ब्रैडिकार्डिया के तौर पे ना रिपोर्ट करें। या अगर पेपर स्पीड बहुत स्लो है तो ऐसा लगता है हार्ट रेट बहुत तेज़ चल रहा है, क्योंकि स्लो पेपर स्पीड की वजह से कॉम्प्लेक्सेस करीब करीब आ रहे होते हैं और हार्ट रेट आर्टिफिशियली ज़्यादा नज़र आता है, जो कि बाद में एम्बेरसिंग हो सकते हैं। आप कोई यानी कि ख़तरनाक भी हो सकता है मरीज़ के लिए कि आप उसको एडिनोसिन ना दे दें या ब्रैडिकार्डिया समझ के एट्रोपिन ना दे दें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें ज़रूर पहले देख लें। और आखिर में है पेशेंट्स क्लिनिकल स्टेटस, कि मरीज़ कैसा है। अगर आपको वॉकिंग टॉकिंग पेशेंट है और इसमें एसिसली नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मरीज़ डेड बॉडी है, ठीक है। अगर वो चल रहा है, पैदल चल फिर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ईसीजी लीड उतरी है, सही प्रॉपरली ईसीजी रिकॉर्ड हुई। आमतौर पे ये जो प्रॉब्लम आता है वो मॉनिटर्स पे आता है। मुझे एक वाक़या याद है जिसमें हमारा एक कोलीग था, बहुत एम्बिशियस किस्म का डॉक्टर था। तो एक दफ़ा सीसीयू में एक पेशेंट की लीड्स उतरी हुई थी तो उसका मॉनिटर में एसिसली आने लगी। उसने फ़ौरन जंप किया और पेशेंट के ऊपर चढ़ के और उसका सीपीआर शुरू कर दिया और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि मरीज़ ने ज़ोर से उसको धक्का दिया और वो बेड से नीचे जा गिरा। तो इस चीज़ से भी बचने की कोशिश इसी तरह की जा सकती है कि अगर मरीज़ ठीक ठाक है तो ईसीजी का मतलब ये नहीं है कि वो मरीज़ को कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, इस स्लाइड में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ईसीजी की जो स्ट्रिप होती है, जो पेपर होता है, उसको कैसे समझा जाए, उसका मकसद क्या होता है, उसमें डब्बे जो बने होते हैं उनके मकासद क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि पेपर जो स्पीड होती है और वो जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो एक स्टैंडर्डाइजेशन वेव के ज़रिए पहले आपको पता चल जाता है। आजकल ईसीजीज़ में नीचे लिखा हुआ भी आ जाता है, जब ईसीजी हो रही होती है तो 25 टू 50 मीटर्स पर सेकेंड या इस तरह की नीचे लिखी होती है जो पेपर स्पीड होती है। और जो मिली वोल्ट्स में लिखा होता है वो एम्पलीट्यूड का लिखा होता है। जब ईसीजी पे देखें तो ये स्ट्रिप इस तरह की होती है जिसमें बड़े खाने होते हैं और छोटे खाने होते हैं। तो लार्ज स्क्वेयर जो होते हैं उसके अंदर मज़ीद फिर 5/5 के मज़ीद खाने होते हैं। ये मैं आपको एक पॉइंटर के ज़रिए बता देता हूँ कि ये छोटा, ये एक बड़ा लार्ज स्क्वेयर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बड़ा स्क्वेयर या बड़ा खाना, लार्ज स्क्वेयर। और इसको जब बड़ा किया जाता है तो ये इस तरह नज़र आता है। इसके अंदर 5 छोटे स्मॉल स्क्वेयर्स होते हैं। तो लार्ज स्क्वेयर और स्मॉल स्क्वेयर जो होते हैं इनमें फ़र्क जानना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर स्पीड के हिसाब से ये आगे चल के आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी। जब आप हार्ट रेट या दूसरी चीज़ें चेक कर रहे होंगे तो उसमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि ये एक पेपर स्ट्रिप है, ठीक है, जिसके अंदर एक लार्ज स्क्वायर होता है और लार्ज स्क्वायर के अंदर 5 और 5 का इस तरह 5/5 के 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं जो 25 होते हैं। तो इनका जो डिस्टेंस होता है या पेपर स्पीड जो होती है वो कितने टाइम में गुजरता है, तो उसका टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। जब ये पेपर चलता है मशीन में स्टैंडर्ड उस पर, तो यही जो स्मॉल स्क्वायर है इसका एक जो गुज़रता है एक जगह से, तो वो उसकी टाइमिंग होती है 0.04 सेकेंड्स। तो 0.04 सेकेंड्स में जब ये एक स्मॉल स्क्वायर गुज़रता है तो 5 स्मॉल स्क्वायर्स जो होंगे वो 0.2 सेकेंड्स में गुजरेंगे। तो इसका मतलब लार्ज स्क्वायर जो होता है वो 0.2 सेकेंड में गुजरेगा। और इसी तरह जब आप देखें तो ईसीजी के ऊपर 5 लार्ज स्क्वायर मिलके, जो कि हर स्मॉल लार्ज स्क्वायर जो होता है 0.2 सेकेंड्स का होता है, तो 5 मिलके ये 1 सेकेंड के बन जाते हैं। तो इसको ईसीजी की जो पेपर होता है उस पर ये यहाँ पे मार्किंग हुई होती है जो 1 सेकेंड की मार्किंग होती है। ये एक मार्क है, ये एक मार्क है, ये एक मार्क है, ये मार्क है और यहाँ नीचे भी ये आ रहा है नज़र। तो ये 1 सेकेंड का होता है। और 3 जब सेकंड मिल जाते हैं आपस में 3 सेकंड, तो वो 3 सेकंड का स्पेस आ जाती है इस तरह करके। और ये तो ये 3 सेकंड की टाइम स्पेस आ गई, टाइम बार।
तो ये जो पेपर की ये डायरेक्शन होती है, इसमें टाइम शो होता है, और ये जो ऊपर की डायरेक्शन होती है, ऊपर नीचे, ये एम्पलीट्यूड शो करती है कॉम्प्लेक्सेस का। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और ये मीटर्स का जो फासला है और टाइम है, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ। 1 स्मॉल स्क्वायर इज़ 0.04 सेकेंड्स, और 5 स्मॉल स्क्वायर मिल के लार्ज स्क्वायर बनाते हैं, जो कि 5 दफ़ा 0.04 जो होते हैं 0.20 हो जाते हैं, और 0.20 जब 5 दफ़ा मिलाएं तो वो 1 सेकंड पूरा हो जाता है, और यहाँ पे ये नज़र आता है इस तरह। पिछली स्लाइड में हमने पेपर स्पीड का जिक्र किया और टाइम स्केल जो पेपर पर रिप्रेजेंट होता है उसके बारे में डिस्कशन की। अब जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ईसीजी पेपर पे हम डिस्प्ले होती है उसको कैलकुलेट करने का आपको बताते हैं कि उसकी इनफरादी कॉम्प्लेक्स कितने मिली वोल्ट के होते हैं और उसकी स्ट्रेंथ किस तरह रिप्रेजेंट होती है ऑन ईसीजी पेपर। सबसे पहले देखें तो स्मॉल स्क्वायर जो है वो उसकी जो एम्पलीट्यूड की हाइट होती है वो रिप्रेजेंट करती है 0.1 मिली वोल्ट, और इसी तरह जब 5 स्मॉल स्क्वायर हों और एक लार्ज स्क्वायर बन जाए, इतनी हाइट हो, तो उसको हम कहते हैं 0.5 मिली वोल्ट की लेंथ स्ट्रेंथ। और जब दो लार्ज स्क्वायर रिप्रेजेंट होते हैं ईसीजी पेपर पे तो उनकी स्ट्रेंथ होती है 1.0 मिली वोल्ट। नॉर्मल स्टैंडर्ड या कैलिब्रेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो हर ईसीजी मशीन ईसीजी रिकॉर्ड करने से पहले जो है ये बनाती है, और इसको देख के हम कैलिब्रेशन से पता कर सकते हैं। दो चीज़ों का हमें पता चलता है, एक तो पेपर स्पीड और एम्पलीट्यूड जो है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का, वो उसकी स्केलिंग क्या हो रही है। तो ये नॉर्मल जो पेपर स्पीड होती है वो 25 मिलीमीटर पर सेकंड होती है, और जो एम्पलीट्यूड जो रिप्रेजेंट हो रहा है उसकी स्केल होती है 10 मिलीमीटर जो होती है वो 1 मिली वोल्ट के बराबर होती है। 25 मिलीमीटर पर सेकंड नॉर्मल, और वोल्टेज जो होती है 10 मिलीमीटर या दो लार्ज स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं 1 मिली वोल्ट को। ये दो लार्ज स्क्वायर हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 मिली वोल्ट हाइट या एम्पलीट्यूड। कैलिब्रेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पहली चीज़ जो हमें बताता है वो पेपर स्पीड के बारे में बताता है। इस कॉम्प्लेक्स में देखें, ये जो कैलिब्रेशन कॉम्प्लेक्स है या नॉर्मल स्टैंडर्ड है, ये नॉर्मली जो होता है वो 1 लार्ज स्क्वायर जो है ब्रॉड होता है और 2 लार्ज स्क्वायर इसकी हाइट होती है। ये तो नॉर्मल हुआ। जब ये ब्रॉड हो जाए तो इसका मतलब पेपर स्पीड तेज़ है, और ये मोर देन 1 लार्ज स्क्वायर हो जाता है, और इसके ईसीजी कॉम्प्लेक्सेस पे फ़र्क पड़ता है जो आगे हम देखेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि ये नैरो हो जाए। जब ये कैलिब्रेशन कॉम्प्लेक्स नैरो हो जाए या स्टैंडर्ड नैरो हो जाए तो इसका मतलब पेपर स्पीड स्लो है, और इसी चीज़ को ईसीजी के ऊपर देखें तो समझ आ जाती है कि इससे ईसीजी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये जब ब्रॉड हो जाता है कैलिब्रेशन कॉम्प्लेक्स, जिसे आप देख सकते हैं कैलिब्रेशन कॉम्प्लेक्स ब्रॉड है, तो ईसीजी स्लो लग रही है, ब्रैडिकार्डिया लग रहा है। और इसी तरह ये जब नॉर्मल हो जाती है तो नॉर्मल ईसीजी का रेट नॉर्मल लगने लगता है जब ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स पे आप दोबारा ईसीजी करेंगे तो। दूसरी अहम चीज़ जो हमें कैलिब्रेशन कॉम्प्लेक्स से पता चलती है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ द ईसीजी। अच्छा, ये है नॉर्मल कैलिब्रेशन कॉम्प्लेक्स जो कि 1 लार्ज स्क्वायर वाइड है और 2 लार्ज स्क्वायर हाई है। अगर ये एक कैलिब्रेशन कॉम्प्लेक्स हाई हो, इसमें 2 लार्ज स्क्वायर से ज़्यादा हाई हो, तो आपको ईसीजी वोल्टेज बहुत हाई नज़र आएगी, जो कि ईसीजी इंटरप्रिटेशन में आपको गलत रिजल्ट दे सकती है, रिपोर्ट दे सकती है, फॉल्स इंप्रेशन ऑफ हाइपरट्रॉफी दे सकती है। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि एम्पलीट्यूड लो हो जाए। एम्पलीट्यूड लो हो जाए तो आपको एक फॉल्स इंप्रेशन ये पड़ेगा कि जैसे ईसीजी कॉम्प्लेक्सेस बहुत लो वोल्टेज हैं। तो नॉर्मली जो 2 लार्ज स्क्वायर जो हाई होना चाहिए वो अभी हाफ हो गया, 1 उससे भी कम हो गया। नॉर्मली इसको यहाँ तक होना चाहिए। अगर आप पहली तस्वीर में देखें जो सी है तो इसमें ये हाई है और इसमें ये लो हो गई है। तीसरी चीज़ जो हमें कैलिब्रेशन कॉम्प्लेक्स से पता चलती है वो शेप ऑफ द कैलिब्रेशन कॉम्प्लेक्स है।
ये नॉर्मल शेप है जो पहली उसमें आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे जो है ये नॉर्मल कैलिब्रेशन कॉम्प्लेक्स है, और ये है एबनॉर्मल कैलिब्रेशन कॉम्प्लेक्स, और ये भी एबनॉर्मल कैलिब्रेशन कॉम्प्लेक्स है। इन से हमें जो मालूमात हासिल होती हैं वो उसमें सबसे पहली तो ये है कि मशीन की करेक्शन कैसी है, स्टेलस सही काम कर रहा है या नहीं, जिससे ये वेव बनती है या इस पर ड्रॉ होती है, उसको स्टेलस कहते हैं। जो गर्म होता है और ये हीट सेंसिटिव पेपर होता है, इसके ऊपर ब्लैक कलर का निशान डाल देती है। और ये स्टेलस अगर सही काम ना कर रहा हो तो ये फिर इस तरह की शेप आती है, और इससे सारी शेप्स ईसीजी की मुतासिर होती हैं और आपको गलत इंप्रेशन मिल सकता है ईसीजी में। यही दूसरी चीज़ है जो जिसमें वो ज़्यादा ओवरशूट कर रहा होता है, इसमें अंडर शूट करता है और ये यहाँ से राउंड करवाती है। तो हर ईसीजी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर नज़र आने के बजाय थोड़ा सा स्लरिंग उसमें आ जाती है। तो इसको नॉर्मली जो होना चाहिए वो करेक्ट वाला जो लेफ़्ट साइड वाला है वो होना चाहिए। इस स्लाइड में हम पेपर स्पीड के तेज़ या स्लो होने से जो ईसीजी पे इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको हम प्रैक्टिकली रियल लाइफ में बता रहे हैं। तो ये आप देखें तो ये कैलिब्रेशन कॉम्प्लेक्स है जो बहुत ब्रॉड है, और ये कैलिब्रेशन कॉम्प्लेक्स है जो बहुत नैरो है। जब ब्रॉड होता है कैलिब्रेशन कॉम्प्लेक्स तो उससे सारी चीज़ें ब्रॉड हो जाती हैं। आर इंटरवल ब्रॉड हो जाता है, आपका जो क्यू आर कॉम्प्लेक्स ब्रॉड हो जाते हैं, पी वेव टी वेव सारी वेव्स ब्रॉड हो जाती हैं, और आपको एक गलत इंटरप्रेशन मिलती है। इससे आप गलत उसका रिपोर्ट कर सकते हैं। और जब नैरो हो जाए तो उसमें आप देखें कि नैरो होने से पेपर स्पीड जो होती है वो स्लो हो गई है। पेपर स्पीड स्लो होने की वजह से आपके कॉम्प्लेक्सेस देखें तो नैरो हो जाते हैं, और आपको लगता है हार्ट रेट बहुत तेज़ है। इसमें हार्ट रेट आपको बहुत स्लो लग रहा है इस साइड पे, लेफ़्ट साइड वाली ईसीजी में, और राइट साइड वाली में आपको हार्ट रेट बहुत फास्ट लग रहा है। और ये होता है बुनियादी फ़र्क। अगर गलत पेपर स्पीड हो, आपने प्रॉपर स्टैंडर्ड चेक नहीं किया और गलत पेपर स्पीड पे रिपोर्ट करेंगे तो ये आपको फाल्स इंप्रेशन देगा ब्रैडीकार्डिया या टैकीकार्डिया का। ईसीजी रिपोर्ट करने से पहले आपको नॉर्मल ईसीजी का पता होना चाहिए। उसमें पता होना चाहिए नॉर्मल वेव्स कैसी होती हैं, नॉर्मल सेगमेंट्स कैसे होते हैं, उनकी ड्यूरेशन कितनी होती है या लेवल्स क्या होते हैं, और नॉर्मल इंटरवल्स कितने होने चाहिए। तो सबसे पहले तो वेव्स ईसीजी में आपको पता ही है, वो पहले आप बार बार हम जिक्र कर चुके हैं कि पी वेव होती है, क्यूआरएस वेव होती है जिसको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और तीसरी चीज़ टी वेव होती है। तो ये वेव्स का पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ सेगमेंट्स का पता होनी चाहिए। सेगमेंट्स तीन होते हैं, पहला है पीआर सेगमेंट, दूसरा एसटी सेगमेंट, और तीसरा है टीपी सेगमेंट। तो पीआर सेगमेंट जो होता है वो पी वेव के ख़त्म होने से शुरू होता है और आर वेव तक जाता है, या इसको पी क्यू भी कहते हैं। तो पी क्यू का मतलब ये जब जहाँ से क्यू वेव स्टार्ट होती है वहाँ से और पी वेव के एंड होने के दरमियान में जो सेगमेंट है उसको पी आर सेगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है एस टी सेगमेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जैक्ट पता होनी चाहिए लोकेशन। इसमें ये है कि एस वेव से शुरू होता है, एस वेव जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से शुरू होता है एस टी सेगमेंट, और टी वेव जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये एस टी सेगमेंट हो गया। उसके बाद तीसरा सेगमेंट है टीपी सेगमेंट। ये टी वेव जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से शुरू होता है और पी वेव के स्टार्ट से तक जाता है, इसको हम कहते हैं टीपी सेगमेंट। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है ड्यूरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ये ड्यूरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस होती है। जो पी वेव की ड्यूरेशन जो होती है वो यहाँ से यहाँ तक होती है। टी वेव की ड्यूरेशन टी वेव की शुरू होने से टी वेव के एंड तक होती है, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन जो होती है वो क्यू वेव के स्टार्ट से लेके एस वेव के अख्ताम तक होती है। और चौथी चीज़ जो होती है वो होती है आपकी इंटरवल्स। ये इंटरवल्स जो होते हैं ये बुनियादी तौर पे 4-5 इंटरवल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक तो है आर आर इंटरवल जो कि दो आर वेव्स के दरमियान होता है। अगला कॉम्प्लेक्स इसमें नज़र नहीं आ रहा, ये इसलिए यहाँ से स्टार्ट है और आगे जा रहा है, और जहाँ दूसरा आर वेव आएगी वहाँ तक ये आर आर इंटरवल कहा जाता है इसको। और दूसरा इंटरवल जो होता है पी आर इंटरवल होता है, जो पी वेव के स्टार्ट होने से शुरू होता है और क्यू वेव के स्टार्ट होने तक जाते हैं। एस टी इंटरवल जो है वो एस वेव के स्टार्ट होने से शुरू होता है और टी वेव के अख्ताम तक जाता है। और क्यू टी इंटरवल जो होता है क्यू वेव के स्टार्ट होने से शुरू होता है और टी वेव के अख्ताम तक जाता है।
तो इससे देखें थोड़ा सा आपको चीज़ समझ आई होगी कि जो इंटरवल्स हैं वो नेक्स्ट वेव के एंड तक जाते हैं और सेगमेंट्स जो होते हैं दो वेव्स के दरमियान होते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह इसमें पी इंटरवल है जो कि एक पी वेव के स्टार्ट से शुरू होता है और दूसरे पी वेव के स्टार्ट तक जाता है। आपको सारे इंटरवल्स या सेगमेंट्स वगैरह की लेंथ्स और टाइमिंग्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनकी वैल्यूज़ आपको याद ज़बानी होनी चाहिए, जिसमें नॉर्मल वैल्यूज़ में सबसे पहली वैल्यू है जो हार्ट रेट की, जो कि आर इंटरवल है। वो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल हार्ट रेट जो है 60 और 90 के दरमियान में होता है। और दूसरी चीज़ है पी आर इंटरवल, ये भी आपको ज़बानी याद होना चाहिए। नॉर्मल पी आर इंटरवल जो होता है 0.12 से लेके 0.20 तक होता है। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन। वो है याद करने का एक और आसान तरीका है, 3 स्मॉल स्क्वेयर से ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए। तो 3 स्मॉल स्क्वेयर्स का मतलब है 0.12। वो आपको अगर टाइमिंग वाला याद है तो उससे याद आ जाएगा। और क्यू टी इंटरवल जो होता है वो नॉर्मली लेस देन 40 सेकेंड होना चाहिए, 0.4 सेकेंड 0 सेकेंड होना चाहिए, या 400 मिली सेकेंड होता है। इसको करेक्टेड इसलिए कहते हैं कि इसमें एक करेक्टेड क्यूटी इंटरवल भी होता है जो हार्ट रेट से रिलेटेड होता है। जैसे हार्ट रेट फास्ट या स्लो होता है तो क्यूटी इंटरवल भी स्लो कम या ज़्यादा हो जाता है, जिसको करेक्टेड कहते हैं। उसको करेक्टेड क्यूटी इंटरवल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट सिर्फ क्यूटी इंटरवल की नॉर्मल ड्यूरेशन पता होनी चाहिए जो कि 0.40 सेकेंड्स है। 0.40 सेकेंड्स से मुराद ये है कि ये एक जनरल आइडिया है, लेकिन अगर हार्ट रेट बहुत तेज़ है या बहुत स्लो है तो इसकी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू चेंज हो सकती है, और वो उसको कहते हैं करेक्टेड क्यूटी इंटरवल, जिसका फार्मूला ये नीचे आपको दिया गया। अच्छा, ये थी इंट्रोडक्शन ईसीजी रिपोर्टिंग की, और इसमें हमने कुछ टिप्स बताई हैं जो कि रिपोर्टिंग करने से पहले आपको जाननी चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो जो है वो है रेट के बारे में, तो उसको आप ज़रूर देखें ताकि हम ईसीजी की रिपोर्टिंग सही कंप्लीट करते हैं। इसी तरह ये आगे 5 वीडियोस आपको नज़र आएंगी, रिदम पे, एक्सेस पे, हाइपरट्रॉफी पे, इस्कीमिया और इन्फेक्शन पे। तो इन सबको देखें ताकि इसके बाद हम कंपाइल करेंगे और ईसीजी रिपोर्टिंग को फाइनलाइज करेंगे।